परम शांति। परम शांति सर, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है अमित जी, जो कि आए हैं टिहरी गढ़वाल। हाँ जी, है ना? और मूल निवासी रोहतक हरियाणा। अच्छा जी। तो हमारे साथ जो है वो है मौसम वैज्ञानिक। तो आज हम थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये भी पता करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसी जानकारियां शेयर करने वाले हैं जो एक सामान्य मनुष्य तो नहीं जानता। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। धन्यवाद सर। तो शुरुआत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जंगलों में आग लग रही है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे आने वाला इससे जो हो रहा है, इससे वायुमंडल कैसे खराब होगा फ्यूचर में जैसे आप आज भी देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच रहा है। हाँ। कहीं 47, कहीं 48 डिग्री। तो जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है जी। जितना एक ह्यूमन की शरीर की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा ये टेम्परेचर है। राइट। और जितना जितना जैसे जैसे सेटलमेंट लोगों की आएंगी, जितना जंगल कटेगा या जितना गाड़ियां बढ़ेंगी उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और ग्रीनरी जैसे कम होगी तो वो जो रिप्लेसमेंट होना उसका टेम्परेचर का, क्योंकि हमारे जो पेड़ हैं वो नेचुरली हमारा ऑक्सीजन भी देते हैं और उस टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करते हैं। अब जैसे जितने जितने मेगा सिटीज़ हैं तो जितने वो सिटीज़ बढ़ेंगे, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या जितने भी व्हीकल बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एमिशन और उतना ज़्यादा होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है ना कि ये साइक्लिक होती है। एक जगह तो हम ग्रीनरी कम कर रहे हैं, दूसरी जगह हम एमिशन बढ़ा रहे हैं। बराबर। तो फिर वो टेम्परेचर का क्या होगा कि वो इंक्रीज करता जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर मान ले 48 डिग्री हो गया तो फिर हमें एसी की जरूरत पड़ेगी 100%। अब जितना एसी हम यूज़ करेंगे तो वो और उतना एमिशन करेगा बाहर और गर्मी जी। तो इससे क्या होता है ना कि वो साइक्लिक इफेक्ट हो जाता है, हम उससे निकल ही नहीं पाते। अब जैसे अब दुबई में हम देखते हैं कि वो बेशक एक डेवलप्ड कंट्री है लेकिन फिर भी वो एमिशन की कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं वो उन्होंने फैंस लगाए हुए हैं या एसी लगाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने एनर्जी के लिए एनर्जी कंजम्पशन उनके पास, क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वायुमंडल के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? वो तो समझ गए, पैसा तो है। जी। वायुमंडल के लिए क्या करें? वायुमंडल को बचाने के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अभी तो वो प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं, ऐसा कोई क्योर नहीं कर रहे। अच्छा। यानी जैसे सिर्फ वो दवाई है उनके पास कि एसी उनके पास दवाई है या एयर जो भी सिस्टम है उनका कूलिंग वो सिर्फ दवाई है गर्मी की। तो आपको लगता है कि अगले 5 साल में भारत का टेम्परेचर 48 से बढ़ के 55 या 60 हो जाए? देखो इतना जल्दी तो इतना टेम्परेचर नहीं होगा 55 56, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर की कैपेसिटी है। हमारी समस्या सिर्फ ये नहीं कि ड्राई टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी एक टेम्परेचर होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक टेम्परेचर होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर ड्राई बढ़ रहा है तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसके लिए एयर कंडीशनर है। वेट हमारी समस्या क्या हो रही है कि अब वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी एक लिमिट के बाद वो ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और अब हम जो जिस रेंज में आ रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की, वो रेंज हार्मफुल में हम एंटर करते जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ ड्राई टेम्परेचर, हम वेट की तरफ देखते ही नहीं, वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन ज़्यादा खतरनाक वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि हम जैसे उसको मापते हैं कि थर्मामीटर को एक मुस्लिम क्लॉथ लगा के उसको पानी में थोड़ा डिप करते हैं, तो मतलब वो क्या होता है ना कि उससे आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी आपको कितना पसीना आ रहा है, कितना वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। अगर आप कहीं प्लेन में रहेंगे और एक आप बिल्कुल समुद्र के किनारे रहेंगे, तो समुद्र के किनारे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर भी है ना तो भी बंदे को वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा फील होगा, क्योंकि उनको पसीना ज़्यादा आएगा। उनकी बॉडी पे इफेक्ट वो ज़्यादा करेगा टेम्परेचर। इसलिए हमारे साथ समस्या क्या है कि सिर्फ ड्राई समस्या नहीं है। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ कि 42 डिग्री 45 या 50 डिग्री समस्या है, लेकिन मेन समस्या हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर की है, जो कि इंसान के शरीर पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, जिसकी तरफ हम बात ही नहीं करते। अच्छा। और इसलिए क्लाइमेट के लिए जागरूक होना लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हिडन है, वो हिडन इफेक्ट है जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो वो ज़्यादा पसीना आएगा तो ज़्यादा बीमारियाँ के चांस होंगे, ज़्यादा
जैसे मच्छर मच्छर हो गए या मलेरिया बढ़ता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा उनके चांस बढ़ते रहते हैं, इसलिए समस्या वो है। तो इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल करना आज हमारी सिर्फ वो नहीं कि ज़रूरत है, मतलब ये मजबूरी बन गई है, ये करना ही पड़ेगा, वरना हम, क्योंकि कितना आप एसी चला लोगे, कितना आप एनर्जी से, हाँ ठीक है, आप ये आपका घर बढ़िया कि बिल्कुल आपने एयर कंडीशन कर लिया या आपकी गाड़ी भी होगी, लेकिन आपको उस आदमी के लिए भी तो सोचना है जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका अगर हमने एक रिपोर्ट देखें तो इस रिपोर्ट में एक WMO है हमारी संस्था जो पूरे वर्ल्ड का ये मौसम देखती है, तो उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे जारी करी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे। वो सिर्फ आम आदमी पे नहीं कि क्या वो GDP पे इफेक्ट करेगा, क्या वो जैसे हमारे मजदूर भाई हैं जो दिन रात बाहर काम करते हैं। कौन सी डेंजर बात है उसमें? डेंजर बात ये है कि सर वो फिर हमें दिन के वर्किंग आवर्स कम करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि वो एक लिमिट के बाद अगर वो ऊपर चला गया तो फिर हम करवा नहीं सकते उनसे दिन में काम। तो जैसे अब सरकार को OD1 रूल लाना पड़ा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, सही बात है। तो ऐसे ही वो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर एक रेंज के ऊपर चला गया ना, तो फिर हमें सरकार को रूल लेके आने पड़ेंगे ताकि वो दिन में उनको गर्मी में काम ना करना पड़े, वो सुबह शाम तो वर्किंग आवर्स कम होंगे, वर्किंग आवर्स कम होगी तो प्रोडक्टिविटी उतनी कम होगी, जितनी प्रोडक्टिविटी कम होगी उतनी GDP कम होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, और क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। मैन पावर को एक तो आप 10 घंटे दिन में काम करते हैं, एक आपके पास स्पेस ही 4-5 घंटे का काम करने का है, क्योंकि अगर आप रात को करें तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको लाइट जलानी पड़ेंगी। इसलिए जितना हम दिन में जितना हम, क्योंकि सूरज तो हमारे पास आर्टिफिशियल वो नेचुरल है, वो कोई हमने तो बनाया नहीं, तो वो तो जितना एनर्जी देगा वो तो हमारे लिए एक प्रकार से फ्री एनर्जी है, चाहे सोलर एनर्जी चाहे कुछ भी एनर्जी है वो फ्री है हमारे लिए। लेकिन अगर हम जितना हम रात में जाएंगे या जितना और दूसरे समय में जाएंगे तो उतना हमारे लिए समस्या बढ़ती जाएगी, और जितना ये टेम्परेचर बढ़ेगा उतना लोगों के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा, दुनिया के कोई भी ऐसे देश ने ऐसा कोई प्रेडिक्शन निकाला कि ये टेम्परेचर जो हो रहा है इसके कारण मानव अगले 100 साल में खत्म हो जाएंगे? देखो अभी तो साइंस इस लेवल तक तो पहुंची नहीं है कि वो क्लाइमेट कंट्रोल कर सके। नहीं, कंट्रोल नहीं करना, प्रेडिक्शन कि अब आगे मानव जाति नहीं रह पाएगी। वो तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया ना, वो तो इसलिए तो जैसे सी लेवल राइजिंग है वो भी तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ना। अच्छा, इसलिए तो लोगों ने कहा कि 2100 के बाद दुनिया नहीं बचेगी। अच्छा, वो क्योंकि वो साइक्लिक है। किन्होंने? जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज अहमदाबाद में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्योंकि मौसम एक ग्लोबल फिनोमिना है, ठीक है, अगर अहमदाबाद में ये टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया तक चाहे माइन्यूट जाता है लेकिन वो जाता है। आप वो बटरफ्लाई इफेक्ट कह रहे थे, वो क्या? जी, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक बटरफ्लाई अपने विंग्स फ्लिप करती है इस जगह पे, हाँ, तो इसका इफेक्ट वो पूरे शहर पे कर सकती है, पूरे शहर के टेम्परेचर, उसके प्रेशर पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे उसका पूरे इफेक्ट जाता है। इसलिए जब हम प्रेडिक्शन करते हैं मौसम की तो उसमें हम ये इस इफेक्ट को बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट को, कि अगर एक बटरफ्लाई ने भी अगर अपना विंग्स फ्लिप कर दिया ना, जो कि हमने अपनी रीडिंग में नोट नहीं किया, तो हमारी जो प्रेडिक्शन है उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग होगी, जितना ज़्यादा डाटा होगा और जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा उतना ज़्यादा ही हम एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा ही फिर जब प्रेडिक्शन अच्छी होगी तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। वायुमंडल में कौन सा धुआं सबसे ज़्यादा खराब है? गाड़ियों का, सिगरेट का, या जनरेटर का? किसका? जी। अभी क्या है ना कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का या कार्बन या नाइट्रोजन के, अच्छा, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका होता है। अब इसमें ये क्या होता है ना कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी ओजोन लेयर पे, क्योंकि ये नीचे सरफेस पे तो स्मोक की तरह करेगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर हो गए, मुंबई जैसे शहर हो गया, कई बार हमने चाइना में भी सुना है कि सर्दियों में या दिवाली के आसपास लॉकडाउन लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्मोग हो जाता है, वो जितना भी वो धुआं निकला वो क्योंकि ऊपर जा नहीं पाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा, तो जितना वो नीचे रहेगा तो वो क्योंकि वो लोगों की सांसों में भी आएगा, वो विजिबिलिटी भी डाउन करेगा और वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो हैवी होता है, नेगेटिव है।
हैवी है इसलिए वो नीचे रहेगा, और हवा भी अगर नहीं चलेगी तो वो ज़्यादा फ्लो भी नहीं कर पाएगा। और इस समय क्या होता है कि हाँ। हवा भी काफ़ी कम हो जाती है, तो और बारिश नहीं होगी तो और ज़्यादा वो वहीं रहेगा। तो इसलिए क्योंकि इसलिए सरकार को जैसे दिल्ली में OD1 भी लाना पड़ा, क्योंकि वो सरकार की मजबूरी है। क्योंकि अब हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो बिल्कुल हैजार्डस लेवल तक पहुंचने को हो चुका है। अच्छा। जी, एक होता है कि पुअर, एक वेरी पुअर, एक सीवियर, एक वेरी सीवियर। हमारा वेरी सीवियर कैटेगरी तक पहुंच जाता पहुंच है। गया। जी अच्छा, जी। दिल्ली। लेकिन जैसे कई शहरों का आप देखें तो पुअर भी गलत है। अगर पुअर भी इंसान के लिए हानिकारक है, वो गुड होना चाहिए या वेरी गुड होना चाहिए। अगर वो पुअर भी है, मानस इंसान तो कुछ करना ही नहीं चाहता, ये तो वो सोचता है कि ये तो बकवास बोलते ही रहते हैं, लेकिन क्या कितना डेंजर है। देखो क्या होता है ना कि इंसान चाहता तो है, सरकारें भी चाहती हैं, लेकिन आज के समय में सरकारों की भी मजबूरी है कि पहले लोगों को रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ें देनी पड़ेंगी। हाँ। जब बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब जाके इस पे और ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। अब जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि वो क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रखते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। अब वो क्या है ना कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं। अब डेवलप्ड कंट्री हैं तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी भी है हर एक के लिए। तो ये चीज़ें बाद में आती हैं, पहले बेसिक चीज़ें आएंगी फिर क्लाइमेट आता है। तो जितना जितना हम बेसिक सिक्योर कर पाएंगे उतना ज़्यादा ध्यान फिर हम क्लाइमेट पे दे हाँ, पाएंगे। ये बात तो सही है कि जी जेब सर। में पैसा नहीं है तो कौन सोचेगा इसके बारे में। जी जी, ये तो मतलब कि अगर क्या हो ना कि आज भी लोग अगर भूखे मर हाँ। रहे हैं हाँ, तो पहली प्रायोरिटी तो उनके लिए, उनको सही बात। बचाना ही है, और सबको पक्का घर देना ही पहली प्रायोरिटी है। बराबर। ये तो कि क्योंकि क्या है ना कि ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेक्टर है। जितना आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा, उतना आप कंट्रोल कर पाएंगे। एक होता है कि आप एमिशन रोक रहे हैं, दूसरा होता है आप चेंज क्या कर रहे हैं। एमिशन तो जैसे सरकार ने OD1 ले आई, या पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ। एमिशन को बचाने के लिए तो चलो हमने कुछ स्टेप ले लिए कि कुछ निकलेगा, कुछ पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो कंट्रोल में आ जाएगा। फिर कुछ होता है कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन कि जैसे स्मोक गन होती हैं या आर्टिफिशियल रेन होती है, वो टेक्नोलॉजी अभी हालांकि थोड़ी थोड़ी डेवलप तो हो गई है, लेकिन वो अभी क्या है ना कि महंगी है। अब महंगी है तो वो हर जगह यूज़ नहीं हो सकती। ऐसे कोई मशीन नहीं है जो पूरे धुआं खींच के एक जी जगह जी जी जी, इकट्ठे करके हाँ जैसे पत्थर आप, बना के जी रख जी दे। जी जी ऐसे हैं। ये हमारे पास स्मोक टावर्स जिनको बोलते हैं वो हाँ हाँ। दिल्ली में भी लगे थे। अच्छा। तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी तो थोड़ी थोड़ी आ तो गई हमारे पास, बिल्कुल अभी मान लो स्टार्टिंग लेवल की टेक्नोलॉजी वो तो क्या है। करता है टावर? टावर क्या होता है कि वो आसपास के एरिया के जितने भी स्मोक पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके वो फिल्टर करके स्टोर कर देता है अपने अंदर। अच्छा, यानी और फिर वो जैसे, क्या मिट्टी बन जाता है, क्या होता है? जी जी वो तो जैसे हमारे आज सरकारों ने वो भी लगा दिए रूल की जैसे चिमनी होती है, इंडस्ट्री होती है, हाँ। उनके ऊपर भी ये प्यूरीफायर लगेंगे ताकि स्मोक उनके ऊपर फिल्टर होके फिर जाए, अच्छा। ताकि हैवी पार्टिकल्स वो उस फिल्टर हो जाएं। उसके बाद जो धुआं बचेगा वो छोड़ेंगे। जैसे BS6 आ गया या जी जी BS5 आ गया। जी, ये सारी इसी प्रकार के मेजर्स हैं। ये जैसे काला धुआं था, अब कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं छोड़ती। जी जी जी, पहले इसलिए के तो जमाने सरकार में इस इनके ट्रक ऊपर, काला ही जी धुआं जी छोड़ते थे। इसलिए तो सरकार इनके ऊपर जो पोल्यूशन का वो बैन लगा दी। रूल लेके ही चालान का सिस्टम आया, ताकि जितना कंट्रोल हो सके उतना तो हम करें। अब देखो सारी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अच्छा, रहना भी है। अध्यात्म में क्या है उपाय? आदत में तो यही है कि सर हम जितना अपना वो बढ़ाएंगे या जितना आदत में आएंगे या तो हमारी क्या होगी, एक तो नीड कम होगी। हाँ, तो नीड नीड, कम कर। एक नीड होती है, फिर ग्रिड भी कम होगी। हाँ, ये भी सही है। कि अगर हम कूलर में काम चला सकते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि पूरा दिन एसी चलाते रहते हैं। तो फिर क्या, कूलर कूलर चलाना ज्यादा बेटर, इकोनॉमी के सिवा बेटर है AC थोड़ा से। वो पावर जितना यूज़ करता पावर है तो वो, कम होगा, हाँ। हाँ एमिशन वो थोड़ा कम है उसका। कम। जी जी, और जैसे क्या है कि जितना ग्रीनरी बढ़ाएं या जितना इस टाइप के मेजर्स हम लें तो उससे क्या होता है ना कि सबका साथ सबका विकास, कि एटलीस्ट चाहे अपने घर में, जैसे हमने देखा कि दीवारों में भी आजकल लोग आर्टिफिशियल लगाने लगे प्लांट,
हाँ, एक विदेश में हमने देखा था कि एक पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग के नाम से थी। अच्छा। वो उसमें क्या था कि जैसे बड़े-बड़े फ्लैट होते हैं, बड़ी-बड़ी 30-40 मंजिल बिल्डिंग है, तो उसमें उन्होंने पूरी बिल्डिंग के बाहर थोड़े-थोड़े ऐसे पेड़-पौधे हर बालकनी में लगा रखे थे। नकली वाले? असली थे भाई। अच्छा, असली वाले? जी, जी, वो थोड़ा मतलब एमिशन भी वो अच्छा। जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उनको, तो वो क्या होता है कि एमिशन भी उनका उस एरिया का कम। जी, वो कंट्रोल करेंगे वेरी नाइस। या वो एयर भी नेचुरली फ़िल्टर करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको क्या पर्सनली लगता है कि ये धरती ये सब धुएं के साथ कितना टाइम चलेगी देखो पर्सनली? पर्सनली तो चल धरती तो चल जाएगी, लेकिन वही है ना कि फिर अमीर-गरीब का डिवाइड बढ़ेगा एक तो। अच्छा। क्योंकि अमीर लोग तो एयर प्यूरीफायर भी अपने घर के अंदर लगा लेगा, अपनी गाड़ी के अंदर भी लगा लेगा, अपनी ऑफ़िस के अंदर भी लगा लेगा। एयर प्यूरिफायर का इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि एयर प्यूरीफाई आपके रूम के अंदर की हवा को बिल्कुल प्योर कर देगा। यानी वो गुड, वेरी गुड की कैटेगरी में ले आएगा। अच्छा। लेकिन बाहर लेकिन की तो अंदर तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, अगर यूज हो गया फिर? नहीं, नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता, वो सिर्फ़ स्मोक पार्टिकल को रिमूव करते हैं। अच्छा। जी, जी। तो हवा तो वही हाँ, रहती है? हाँ, हवा वो प्योर कर देंगे आपके अंदर की। अब जैसे उसकी एयर प्यूरीफायर की बिक्री भी आज के टाइम में बहुत बढ़ने लगी। ऑलमोस्ट दिल्ली जैसे बड़े शहर में काफ़ी लोगों ने वो लगवा भी लिए। हम्म। तो लेकिन जो आम लोग हैं या आम जनता है, हम्म। जो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसको बाहर काम करना है, उसको रहना भी और नेचुरली जो एनवायरनमेंट होता है, वो नेचुरली होता है सर। आर्टिफ़िशियल भी एक लिमिट के बाद आपकी सेहत पे नुकसान ही करेगा। ये आर्टिफ़िशियल जितना आप रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सुबह का जो 3 से 4 का या 4 से 5 का जो टाइम होता है उसमें हवा बदली बदली सी होती है, प्योर होती है, इसका कारण क्या है? जी, जी, हमें जी। नहीं पता। उसका कारण एक तो ये होता है ना कि उस टाइम एमिशन भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि अच्छा। रात को लोग अपने व्हीकल ट्रैवलिंग नहीं मूवमेंट करते, हाँ। होता है। एक थोड़ा विंड का इफ़ेक्ट भी हो जाता है कई बार। हाँ हाँ। और क्योंकि जैसे डस्ट पार्टिकल अगर एयर में हैं, तो उनको थोड़ा बैठ समय मिल जाएगा बैठने के डिस्पर्स लिए, होने के लिए या और दूसरी जगह जाने के सेटल लिए, होने के या लिए, जमीन पे कहीं बैठ। एब्जॉर्ब हो जाएँ अच्छा। या ग्राउंड में सेटल हो जाएँ। हाँ। तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। ओके। कुदरत की ओर से ऐसा कुछ होता है कि सुबह कुछ ऐसा प्योरीफाई होता है या ऐसा? हाँ, कुदरत का ये है ना कि अगर थोड़ा एमिशन कम हो, हम्म। तो हमारे प्लांट्स उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। अच्छा। अब समस्या क्या है कि हम एमिशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्लांट्स प्लांट उतना नहीं। कर नहीं पाते, क्योंकि ग्रीनरी अब जैसे-जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कम होती जा रही है। या तो आप अपना ग्रीन एरिया बढ़ाएँ। चलिए अब स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। जी, जी, आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे बढ़ा? जी, जी। स्पिरिचुअल मैं बताता हूँ सर, क्या था कि हम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए, गाँव में ही। तो कहाँ बचपन पर? जी, 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 गाँव है रोहतक में ही, हरियाणा? अच्छा, रोहतक। रोहतक में ही है एक गाँव। 10 साल गाँव में रहे। तो क्या था कि पहले बचपन से ही तारे देखते थे, स्टार्स, उनको देखते थे, अच्छा लगता था। फिर क्या था कि एक बार रेडियो में एक प्रोग्राम आया, तो उसमें उन्होंने स्टार्स के बारे में कुछ बताया, स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि ये भी पढ़ सकते हैं या इनके बारे में भी जान सकते हैं। तो तभी से ये था कि जब बड़े होंगे तो एटलीस्ट इनके बारे में तो जानें कि क्या है, कैसा है। तो क्या था, फिर नॉर्मल भक्ति मार्ग में तो थे ही, हम्म। फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड था कि हम्म। नॉर्मल भक्ति, जैसे राम हो गए, शिव हो गए, उनको तो सब मानते थे। तो वो जो नॉर्मल भक्ति था वो तो हम करते थे, पूरा फैमिली। तो इसलिए एक परमात्मा तो विश्वास तो था, बचपन में भी थे, जैसे सीरियल भी देखते थे, रामायण हो गई, महाभारत होगी, तो वो देखते-देखते भी एक लगाव सा हो गया हम्म। परमात्मा के प्रति, हम्म। कि आदमी हो, मनुष्य हो तो श्री राम जैसा। हम्म। क्योंकि उनके वो गुण, उनकी वो क्वालिटी, उनकी वो ताकत, हम्म। वो इंस्पिरेशन थी हम्म। हमारे लिए, कि भगवान है और कितनी पावर है या कितना उनके अंदर है अच्छा, क्षमता। सॉरी बीच में रोकता हूँ, पर मुझे ये जानना है, जो मनुष्य मंगल पे जाना चाहता है, जी, जी। तो मंगल का वायुमंडल और यहाँ का वायुमंडल आपने कुछ स्टडी की है जी, ऐसे? जी, जी। वो बताइए। मंगल का जा क्या? सकता है, रह सकता है? हाँ, रहने में तो, क्योंकि अब आर्टिफ़िशियल हम क्रिएट कर देते हैं ना, अच्छा, आर्टिफ़िशियल कैसे? ऑक्सीजन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आर्टिफ़िशियल वो ज़्यादा समस्या नहीं होती, वो एलिमेंट का कंपोज़िशन होता है। ऑक्सीजन आपको आर्टिफ़िशियल मिल भी जाएगी, सिलेंडर। हाँ, वो तो हमने जी, जी, देखा, जी। सही तो बात है। उसमें क्या होता है ना कि वो जैसे अर्थ का एनवायरनमेंट है,
यानी उसमें एयर का कंपोजिशन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट नाइट्रोजन या और डिफरेंट गैसेस। हाँ, तो वही कॉम्बिनेशन हम एक जैसे पोड शीशे के टाइप का डब्बे होगा के अंदर। जी, एक पोड में वो गैस हम मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, तो टेम्परेचर तो लेकिन वो सिर्फ पोड के अंदर होगा, हाँ समझ। उसके बाहर पोर्ट हमें मतलब एक झोपड़ी टाइप जी जी जी, जिसमें वो इसलिए तो रहना है। एलन मस्क ने कहा था कि हमें उसको एक बार मतलब न्यूक्लियर वेपन डाल दे तो थोड़ा मतलब वो डालना चाहता है, हाँ जी चेक जी जी, करना चाहता है। वो शायद वो गैसियस कंपोजिशन को चेंज करना चाहता है वहाँ का। ओ, जी जी, तो इससे अच्छा होगा बुरा होगा? जो उनकी स्टडी है उनके अनुसार तो वो अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि परमाणु बम के कितने नुकसान होते रहे या वहाँ भी बेशक सूक्ष्म आत्मा है हाँ। तो उनका नुकसान तो होगा, हम्म। लेकिन साइंस वालों को इस चीज़ का पता नहीं। उनको तो बस तरीके निकालने हैं कि कैसे हम कर क्यों सकते हैं। जाना चाहते हो वहाँ? चांद पे क्यों नहीं चले जाते, नजदीक पे इतनी दूर जाए मंगल? मंगल पे बहुत सारे कारण होते हैं जब कि वायुमंडल वहां भी क्रिएट हो सकता है तो यहाँ भी क्रिएट हो सकता है। वहाँ थोड़ी फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है मार्स पे मून की बजाय। और डिस्टेंस ज्यादा है ना पृथ्वी और उसका। जी जी, डिस्टेंस तो है, लेकिन हमें वो अपनी कॉस्ट भी देखनी है कि हाँ। कितनी कॉस्ट में हम कितना सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हम्म। कर सकते हैं, अच्छा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो परमानेंटली अच्छा रहना चाहते हैं। वो अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ पोड के अंदर रह अच्छा के वहीं से नहीं, वो चाहते कि पूरा ही मार्स कोलोनाइज हो। अच्छा। वो इसलिए तो वो न्यूक्लियर यूज करके उसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बदलना ये तो चाहते मैंने पहली बार ही सुना। हैं। जी 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 जी, तो ये उनका प्लान है। तो उनको लगता है वहाँ ये हो सकता है। जी जी, उनकी स्टडीज के अनुसार कि आपको अगर कुछ आइडिया है कब मनुष्य को भेजे वो लोग? 1930 में, 28 में? वो अभी तो जैसे बापूजी ने कहा कि शायद ना भी जा पाए, अच्छा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि मैंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए हाँ और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। अनमैन्ड तो आप भेज देते हैं, लेकिन मैंड में कई बार क्या होता है, ऐसी समस्या आ जाती है जो आप पहले फोर्स ही नहीं करते, आप पहले ही नहीं पता कर हाँ, नहीं सकते। पता कर सकते। और लेकिन फिर भी जो उनका प्लान है कि वो तो परमानेंट कॉलोनी नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो 235 या 240 तक उनका कुछ प्लान है। भेजेंगे जी जी मनुष्य जी को। जी जी, सेटलमेंट के लिए। तो वायुमंडल आ, अभी वहाँ का कैसा है, कुछ आइडिया है आपको वहाँ? अभी वहाँ का वायुमंडल ज़्यादातर जैसे यहाँ ऑक्सीजन का, है या नहीं है वहाँ? वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन है, कार्बन बहुत कम डाइऑक्साइड है। ज़्यादा है। अच्छा। तो इसलिए तो वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के उसका ऑक्सीजन बढ़ाना चाहते हैं। यानी ऑक्सीजन अगर बढ़ा। वो न्यूक्लियर उसको न्यूक करेंगे हाँ तो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ। उससे थोड़ा थोड़ा अर्थ लाइक कंडीशन बनेंगी, तो ऑक्सीजन क्रिएट होगा उससे? जो उनकी स्टडी है उनके अनुसार। तो यहीं डाल दो पहले पृथ्वी पर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या है कि उसके नुकसान भी हैं, अच्छा। लेकिन अभी वहाँ कोई सेटलमेंट तो है नहीं, हाँ वहाँ तो है, इसलिए जो होगा वो वो रिसर्च कर लेंगे। जी जी जी, हम्म, तो इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। हम्म, जी जी जी। तो सॉरी मैंने आपको पूरा ट्रैक से हटाया, जी लेकिन जी जी, ये हाँ मुझे जानने की बड़ी हाँ उत्सुकता रहती है और ऐसा कोई बंदा मुझे मिलता नहीं जो मैं जिनसे पूछ जी सकूं। जी जी, हाँ तो तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि आप हमारे साथ हैं। जी तो ये बताइए, ये वायुमंडल के ही बारे में बताइए कि अ, मनुष्य जो है अभी इसको कैसे बचा सकता है वायुमंडल को? वायुमंडल बचाने के लिए तो एक तो एमिशन कम करे, दूसरा फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कई जी। सारे। हम्म तो ये एक, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है, हम्म, तो सिर्फ ये एक देश या एक शहर का समस्या नहीं नहीं है। है। इसको हर एक देश को आज जैसे हम देख रहे हैं कि कई जो देश हैं जो आइलैंड टाइप के, उन्होंने इसलिए तो एक अपनी यूनियन बनाई है जिसको कोप भी बोलते हैं, या अच्छा। बहुत सारी वो जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट टाइप की हैं, हाँ। जिसमें वो मिलते हैं और एनवायरनमेंट के लिए डिस्कस करते हैं। तो उसमें वो मेजर्स होते हैं कि कितना डेवलप्ड कंट्री उनको पैसा देंगे डेवलपिंग को, ताकि वो अपने क्लाइमेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। जी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री क्या है कि उनका एमिशन ज़्यादा है, उनका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। अब वो इफेक्ट क्योंकि ग्लोबल जाएगा, इसलिए जैसे सरकार यहाँ पे टैक्स लगाती है ना, इसलिए एक प्रकार का वो टैक्स उन पे लगाया जाता है। और कोई ताकि कंट्री ना दे फिर? नहीं देखो, ऐसा तो क्या होता है, जैसे यूएनओ है, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट टाइप की होती हाँ है। सभी के जी जी, वो इसलिए वो तोड़ नहीं सकते। जी जी जी, लेकिन अब अभी क्या होता है कि अमेरिका और उन्होंने निकलने की धमकी भी दे दी थी इससे अच्छा। कि हम चाइना हम क्यों ज़्यादा दें। सही बात है। जी जी, तो
ऐसा ही है। आध्यात्म की जर्नी फिर हम कंटिन्यू करें। तो वापस आपकी लाइफ जी, की जी। जर्नी पे आ जाते हैं कि कैसे अध्यात्म की और आपकी और जी, जी। तो इच्छा जैसे हुई। मैंने कहा कि नॉर्मल भक्ति का तो वायुमंडल हाँ। में घर में था ही, और ये सारा ज्ञान के लिए हम सोचते भी थे कि चाँद तारे क्या हैं, कैसे बने। तो धीरे-धीरे जैसे और बड़े हुए, 10th 11th में आए, तो और थोड़ी समझ आई, तो और थोड़ा एक्सेस आया टेक्नोलॉजी के लिए, भक्ति वो एक्सेसिबल हुई। थोड़ा और साइंस पढ़ते गए, तब ये जैसे-जैसे साइंस पढ़ा तो पता चला कि अच्छा बायोलॉजी में ऐसे इवोल्यूशन होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे समुद्र से जीवन प्रारंभ हुआ। फिर और थोड़ा ऊपर गए तो बिग बैंग से कि यूनिवर्स बना। लेकिन ये क्या था कि एक बार पढ़ तो ली थ्योरी, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनता था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कुछ कमी थी, लगती थी उस थ्योरी में कि एक एटम से ऐसे कैसे दुनिया बन सकती है। एक एटम जिसको हम नॉन लिविंग बीइंग बोलते हैं, वो कैसे लिविंग बीइंग बना देगा। या तो सभी एटम फिर लिविंग हैं, या फिर कुछ चीज़ है जो हम मिसिंग कर रहे हैं। ऐसे फिर जैसे बिग बैंग थ्योरी थी कि उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल इनफाइनाइट मास के और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जीरो पॉइंट में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ और ऐसा पूरी दुनिया बन गई। तो वो भी था कि इसमें भी कुछ न कुछ कमी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे ज्ञान में आते गए, तो वीडियोस देखते गए, क्योंकि नॉलेज तो क्या था कि पर परमात्मा मदद तो बचपन से ही करता है। एक वाक्य है कि आप भाग्य आप अपना बना, वो भाग्य है जो वो कर्म आपके कर्म हैं, लेकिन जो भाग्य है वो आप अलग चीज़ होती है। वो जैसे ये जोन है, आप जिस जोन में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो आपका भाग्य है। आप कुछ कर्म करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये आपको एटमॉस्फेयर दिया जाता है या जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, वो चीज़ आपका भाग्य है। तो ये जो नॉलेज मिली और परमात्मा का बचपन से साथ मिला, क्योंकि साथ ऐसे मिला कि जब आज सोचते हैं तब पता चलता है कि एक एक माइन्यूट कदम पे कि उस इस चीज़ तक आना, ये सारी चीज़ें देखना। जैसे आपने जो भी अपने यूट्यूब चैनल में आपने बापूजी से क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग टॉपिक पे, उनका बेसिक वीडियो मैंने पहले ही देख लिया था। लेकिन वो क्या था कि इस ज्ञान में आने से पहले वो कनेक्शन नहीं था। इंटरेस्ट तो था कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या क्या होता है, जादूगर कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें या और भी बहुत प्रेत की वीडियो, मतलब ये सारी चीज़ें देख तो ली थी पहले, लेकिन क्योंकि इस ज्ञान में नहीं आए थे तो वो कनेक्शन नहीं हो पाता था। तो जैसे जैसे और उम्र बढ़ी तो फिर जॉब लगी। जॉब लगने के बाद फिर आपने क्या पढ़ाई करी है? जी जी मैंने एमएससी फिजिक्स करी है सर। ओके। तो उसके बाद फिर मैं इस मौसम विज्ञान विभाग में नौकरी मिली मेरे को। फिर थोड़ा वो था कि और ज़्यादा पढ़ें, थोड़ा आईएएस की तैयारी करी 1-2 साल और था। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 साल जॉब के बाद हिमालय उधर टिहरी ट्रांसफ़र हो गया, हिमालय रीजन में। तो वो एक वायुमंडल चेंज हो गया। वायुमंडल चेंज हो गया तो एक इंटरेस्ट सा जगा कि जब आप जिस एरिया में जाते हैं उसके प्रति आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अब हिमालय क्या है कि वो सारा ही ऐसा है कि वो अलौकिक की दुनिया से भरा पड़ा है। बहुत सारे साधु संत हमने सुने हैं हिमालय में। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया तो ये था कि चलो इनसे कुछ हो सकता है कि कुछ मिले ना मिले। विश्वास ही नहीं था कि मतलब कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन ये था कि चलो इनकी बातें सुनते हैं कि हो सकता है कुछ तो इनके पास होगा। बराबर। जी, जी। तो ऐसे ही था कि फिर उस ज़ोन में आ गए थे कि अपना अहंकार था को अपनी साइंस को अलग रखो। क्योंकि जब आप साइंस पढ़ते तब आपको ये अहंकार आता है कि परमात्मा तो है ही नहीं। ये सारा कि एक एटम से ऐसे दुनिया बन गई, एक बिग बैंग हुआ तो सारा ऐसे क्रिएशन होगी। क्योंकि वो एक बैरियर लाता है आपके लिए। हाँ। वो क्योंकि साइंस जिस स्टेज में है वो मेरे को लगता है अभी थोड़ा परमात्मा से हमें दूर लेके जाती है। अगर वो ही थोड़ा उस चीज़ में अगर वो उस एटम को भी अगर परमात्मा बोल दे ना, जिसमें पहले एक्सप्लोजन हुआ, तो भी शायद हमारा थोड़ा बिलीव सिस्टम बढ़े। या तो ऐसे तो जैसे जैसे ज्ञान में आगे आते गए तो मेरा एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने बिल्कुल जो हिमालय के साधु संत थे, आजकल लोग पहुंच जाते हैं, यूट्यूब चैनल लोग चलाते ही हैं। तो वो भी जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ या और जो आगे गंगोत्री में भी कोई साधु संत तपस्या करते हैं, तो आजकल लोग उनके पास भी पहुंच जाते हैं। या जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हैं, तो ये इसका भी इनका भी बहुत नाम था। तो ये था कि इनके बारे में भी सब के बारे में जानते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी मेरी कि मैंने अपना सारा अहंकार त्याग के
कि मैं ऐसा तैयार था कि मैं अगर 3 घंटे का भी किसी बंदे का पॉडकास्ट देखूँ ना, अगर वो सिर्फ मेरे को 2 लाइन भी परमात्मा के बारे में एक्यूरेट बता देना, मेरे लिए वो काफ़ी है। मैं उसके लिए 3 घंटे उसका पॉडकास्ट देख सकता हूँ। वो सिर्फ 2 लाइन बता दे मेरे को, अच्छा, क्योंकि मेरे को ये था ना कि 2-2 लाइन कर करके मैं कुछ तो प्राप्त कर लूँगा। तो वो जैसे ही वो एंड कर गया तो वो मेहनत शुरू हो गई। तो देखते गए तो पहले सूक्ष्म दुनिया के बारे में पता चला। अच्छा, तो अब ये साइंस की नॉलेज तो थी और ये यूनिवर्स मल्टीवर्स के बारे में जानना तो था ही, लेकिन कहीं ज्ञान नहीं था, और जो ज्ञान था तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता। मतलब वो था ना कि आप एक आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग आपको कुछ कहता है, तो दिल से कनेक्शन नहीं था कि ये ठीक तो है लेकिन ये शायद पूरा ठीक नहीं है, तो वो कमी महसूस होती थी। तो धीरे धीरे वीडियो देखते गए तो उससे उन वीडियो से क्या हुआ ना कि पहले सूक्ष्म जगत का वो पक्का हुआ कि हाँ सूक्ष्म जगत तो है, अगर ये इतना कुछ बोल रहे हैं हिमालय के साधु संत तो सूक्ष्म दुनिया तो है। तो फिर सूक्ष्म दुनिया के बारे में और जैसे वीडियोस देखते गए तो रूटीन क्या हो गया था कि पूरा दिन जब भी टाइम फ्री होता वीडियो चला ली कि कुछ सीख लो, क्योंकि बाकी टाइम जितना भी फ्री है उसमें कुछ प्राप्त कर लो, कुछ भी वो उनसे मिलेगा, वो आपका इम्प्रूवमेंट ही करेगा। तो देखते गए वीडियो, तो एक दिन ऐसे ही बापू जी का वीडियो आ गया, वो था मल्टीवर्स का। जी मल्टीवर्स का था। तो उस टाइम क्या थी मेरी स्टेज ऐसी थी कि मेरे को ये लगता था कि मल्टीवर्स के बारे में बहुत साधु संत जानते होंगे। हाँ, मुझे ये था कि क्योंकि वो था ना कि मेरे को ये था कि इन्हीं के पास मिलेगी अब नॉलेज। अब साइंस ने जितना देना था मैंने वो पढ़ लिया, अब जितनी और नॉलेज होगी तो इनसे कुछ ना कुछ जान लेंगे। तो बापू जी का वो वीडियो पे क्लिक किया, उसको देखा, तो मेरा क्या था कि जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये लगा ना कि और भी बता देंगे, तो मैंने उसका चैनल का स्क्रीनशॉट लिया कि चलो ठीक है, एक ये तो परमात्मा, एक तो ये बाबा जी मिले, तो ये तो बता, इनसे तो सीख लूंगा जितना इन्होंने दिया है, और भी ढूंढते रहो कि शायद किसी और को और भी ज्यादा पता हो। तो ऐसे ही वीडियो देखते गए, कभी बीच में फिर बापू जी के चैनल पे आ जाते और 2-3-4 वीडियो देख लेते, फिर ऐसे दूसरों की दिखाते। तो वो क्या होना कि एक कंटिन्यूटी सी बन गई थी, वो पैटर्न बन गया था। फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि और किसी के पास आया ही नहीं यूनिवर्स मल्टीवर्स कन्वर्स, और किसी के पास था ही नहीं, तो फिर बापू जी के पास ही कि इसी चैनल पे है। तो फिर यूनिवर्स, जैसे क्योंकि साइंस बैकग्राउंड थी, फिजिक्स पढ़ रखी थी, तो यूनिवर्स मल्टीवर्स तो मेरे को जो भी बापू जी ने बताया वो तो जल्दी समझ ही आ गया, उसमें विश्वास भी हो गया कि जो बापू जी ने बताया तो ठीक बताया। फिर और बाकी जो बातें थी या कोई भी और टॉपिक, कुछ तो मैंने जो पहले देख रखे थे वो तो कनेक्ट हो गए, लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ हम नहीं देख पाते पहले। तो जो चीज़ नहीं देखी थी तो वो मेरा क्या था कि मतलब जब तक 100% वो ना हो ना अपनी तरफ से कि साइंस से भी मिला लिया और वैसे भी आदत हमसे भी सुन लिया, तब तक मानो मत। जी, तब तक मानो मत। तो बापूजी की भी वीडियो में कुछ चीज़ अगर मेरे को बापूजी ऐसे बोलते हैं ना कि वो मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि उनका ज्ञान क्या है थोड़ा हायर लेवल का है, कुछ चीज़ें हमारे समझ नहीं आती कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। जैसे लाइफ आफ्टर डेथ के कुछ वीडियोस थे उस टाइप के, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैंने कम से कम यूँ लगा लो कि आप 200-300 वीडियो ऐसे देख ले जो मतलब जो आत्मा को याद रहता ना कि अपना पुनर्जन्म या मरने के बाद हम कैसा गए। तो वो क्या हो गया 200 उसके अनुभव के साथ कंपेयर जी किया। हाँ, कंपेयर कर लिया कि बापूजी जो कह रहे हैं और ये जो प्रैक्टिकल में जो जिन्होंने अपना अनुभव बताया, जी अनुभव बताया है सिमिलैरिटी क्या है। जी, तो उससे क्या हुआ कि जितना जितना हम डाटा लेते हैं ना तो वो हमारी कनेक्टिविटी और जी मजबूत होती है। बापूजी का ज्ञान क्या है कि यू आर राइट। जी बापूजी का ज्ञान क्या है कि एकदम से शायद सारा समझ ना आए, बहुत टाइम लगेगा। जी और हर पहलू पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी इतना दिमाग और समय तो किसी के पास नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे है ना कि या तो बंदे के पास साइंस की नॉलेज नहीं है या बंदे के पास वेद शास्त्रों की नॉलेज नहीं है। अब जब तक आप ये दोनों चीजें कनेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बापूजी का ज्ञान समझना। बराबर। क्योंकि ये दुनिया क्या होता है कि चलो स्टार दिख गए, वो दिख गए, वो तो बड़ी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं वो हमें दिखती नहीं, और हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हमें प्रैक्टिकल में चाहिए चीजें कि जो हमें दिखे हम उसको माने। इसलिए क्या होता है कि जितना जितना हम डाटा लेते हैं, जितना वीडियो देखते हैं या कुछ भी किताबें पढ़ते हैं, उससे हमारा क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। और जब एक स्टेज के बाद आपका बिल्कुल बिलीफ सिस्टम पक्का हो जाता है ना, फिर क्या होता है ना कि वो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। फिर आप तुरंत ऐसे ज्ञान समझते हैं, जो भी आपकी कमी थी वो फिर
तुरंत वो आप कनेक्शन में आ जाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि आत्म जागृति के इस मार्ग पर चलते चलते, ज्ञान और योग करते करते आपके अंदर वो पावर ज्यादा आने लगी, आपकी समझ शक्ति बढ़ गई और हर चीज को समझना बहुत आसान हो? जी जी, जैसे मैंने बताया कि वो ज्ञान तो पहले से ही हर चीज का देखते ही थे कि क्योंकि वो अंदर से आती है, वो आत्मा की एक जरूरत होती है कि दुनिया कैसे चलती है, ये चीज कैसे होती है, हर चीज के बारे में जानना। वो क्या होता है कि कनेक्शन जब तक इस ज्ञान में आते हैं वो कनेक्शन नहीं बन पाता। इस ज्ञान में आने के बाद क्या होता है कि वो लिंक आपके सारे जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर से ही आत्मा की आवाज है। जैसे मैंने क्या किया कि सारी बापूजी की वीडियो डाउनलोड कर ली, फिर जैसे सारी डाउनलोड करी तो एक एक करके देखता गया, एक एक करके देखता गया। तो क्योंकि वो पीछे से देखना शुरू किया मैंने, जब से आपने स्टार्ट किया था ना तब से देखना शुरू कर दिया। तो अब जैसे ज्ञान भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहा, तो मेरा को क्या लगता था कि जैसे मैं एक वीडियो देखी, बापूजी ने उसमें कुछ कहा कि ऐसे होता है, तो मेरे दिल से होते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या होता कि चौथी पाँच 4-5 वीडियो और देखी, फिर कोई बापूजी की ऐसी वीडियो आई, उसमें बापूजी ने वही बात बोली जो मेरे दिल में थी। तो उससे क्या होना कि ये होता है कि आपको और ज़्यादा ये पता कंफर्म चलता हो है कि जाती है। ये ही तो हमारी थिंकिंग थी, यही तो हमारे दिल की आवाज़ थी। सच बात। क्योंकि इस ज्ञान के साथ आप कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी आपके आत्मा दिल की की आवाज भी आवाज, सेम दिल है। की आवाज या जो भी आप कहना चाहें वो आत्मा मैच की करे आवाज। इस ज्ञान के साथ। अगर वो मैच नहीं करेगी तो इस ज्ञान के साथ कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि जो आपने बचपन से सोचा कि हम, जैसे हमें लगता था कि जब तक मतलब तब तक तो वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, सिर्फ साइंस का ज्ञान था हम्म कि इतना यूनिवर्स बना दिए परमात्मा ने, इतना वो हम्म बनवा दिया। तो ऐसा लगता था कि जब कोई क्रिएटर इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है तो थोड़ा धरती पे जीवन अच्छा नहीं बना सकता क्या? एग्जैक्टली। क्योंकि ये आता था कि मतलब कि उसके पास इतनी पावर है, बराबर। इतना बड़ा स्टार वो बना सकते हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सी बना सकता है। तो एक छोटा सा आदमी है, 5 फुट 6 फुट 7 फुट का हाइट का आदमी है, क्या उसकी जिंदगी में अचीव कर सकता है? वो उसके पास पावर तो है। तो ये सोचते थे, लेकिन उस टाइम ये था ना कि चलो जो भी है क्रिएशन तो किया, नथिंग इज बेटर देन वो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि चलो जैसे भी क्रिएशन उन्होंने की, तब तो वो ज्ञान तो था नहीं कि क्रिएशन तो बढ़िया ही है। ये तो हमारा मल्टीवर्स गिर गया है, इस वजह से ये सारी ये दुख दर्द ये पीड़ा हुई है, क्योंकि वो था ना कि वो कनेक्टिविटी आती ही नहीं, हमको वो लगता ही नहीं परमात्मा। हम जैसे दुख दर्द देखते हैं, जैसे कोरोना आया तब यही लगा कि परमात्मा है का, मतलब वो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता ना कि वो मतलब अपने बच्चों को प्रति ध्यान ही ना दे। तो कुछ ना कुछ तो कमी है, या तो हम में कमी है। अब हम में कमी है तो इस वो क्यों कमी है? तो वो सारी नॉलेज तो थी नहीं। और क्या होता था कि जैसे वेद शास्त्र भी पढ़ते थे तो वो ठीक है वो है, लेकिन उनसे क्या होता है कि इतना कनेक्शन नहीं हो पाता आदमी का जो इस ज्ञान से कनेक्शन होता है ना, जो दिल, क्योंकि दिल से आप ये आत्मा की आवाज है। ये बापूजी वही बात बोलते हैं जो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है। वो तो बात सही है ना कि बापूजी वही तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारी आत्मा की पावर बढ़ जाएगी जी जी तो ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। जी 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 और आत्मज्ञान जब प्रकाशित हो गया, तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्डेड है वो पावर के साथ प्रकाशित हो गया, तो फिर तो तुम्हें आत्मज्ञान हो ही जाना जी है। जी जी आपकी आत्मा की आवाज तो वही बोलेगी जो मेरी बोलेगी, वो आपकी बोलेगी। हाँ हाँ इसमें कोई फर्क थोड़ी ना आएगा। हाँ, तभी तो वो कनेक्शन होता ना। तब भी तभी कनेक्शन। आपको पता चलता है कि ये ही अपने यही हमारे परम पिता नेक्स्ट है। परमात्मा है। सच है। जी जी, तो क्योंकि आप किसी भी गुरु के पास चले जाएं, वो कुछ ना कुछ मिसिंग आपको रहता है। लेकिन जब आप बापूजी से जुड़ते हैं और आप बेहद की आत्माएं हैं, तो क्योंकि वो बचपन से ही आपके आत्मा की आवाज थी, वो आपको सच बात कि है। ऐसा ही होना चाहिए। हमको ऐसे लगता था कि दुनिया अच्छी ही होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, परमात्मा बहुत बड़ा है कि वो बहुत दयालु है, ये है। तो हमें बचपन से ही लगता था, कोई भी दुख दर्द किसी को भी दुख दर्द में देते तो यही था कि इसका कल्याण हो, कैसे हो, के क्यों क्यों नहीं हो रहा है, समस्या क्या है। तो जैसे जैसे इस ज्ञान में आए तो वो कनेक्शन, वो दिल की आवाज आती गई। तो उससे जैसे अब आप भी हैं कि आप, और जैसे आप योग करवाते हैं डेली, तो कई बार क्या होता है कि आप बोलते हैं कि मैंने ये रील देखी या ये वीडियो देखी, तो वो क्या होता है कि वो वीडियो मैंने भी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में वो ऑलमोस्ट मेरे सामने आ ही जाती है, जो कि कमाल की बात है। कमाल की बात है। हाँ, और कुछ वीडियो तो ऐसी भी आई कि जो बापूजी ने भी देखी है और वो हमने भी देखी है, जो शायद वो आम आदमी देखे भी ना। कोइंसिडेंस है या फिर कोई एक और टेक्नोलॉजी हाँ, है। जैसे आप वो मूवी बताते ना जो आखिरी उड़ान टाइप की, वो पता नहीं आपने कब देखी थी? मैंने वो शायद जब मैं बीएससी में था
तब मैं कितने साल एक पहले? यूँ लगा लो आप कम से कम 10 साल पहले। अच्छा, तो हम लोगों ने तो 2018 में देखी वो। पता नहीं वो उससे जिस टाइम पहले हमें पता ही नहीं था। वो बीएससी में था या एमएससी था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे एक दोस्त से मैं मूवी ले आया कुछ अच्छा। हॉलीवुड की, अच्छा। क्योंकि क्या होता है पेपर के बाद फ्री होते थे, हाँ। तो क्या होना कि वो कमाल की बात है कि ऐसी ऐसी मूवी हमने क्यों क्यों देखी, हमारे सामने वो चीज क्यों आई। क्यों आई? वो भी 10 साल पहले। जी 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 जबकि बाबूजी तो इसको बाद में बता रहे। जी 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 सच वो बात है। वो ही क्यों आई, हम्म। वो कुछ और भी तो आ सकता था। हाँ, कुछ और। जी, तो सच। ये सबसे तो बड़ी ये बात है। यही चीज जो है ना, बेहद की आत्माओं के सबके साथ कोइंसिडेंस जी जी, कुछ ना कुछ इस तरीके का होता है। दरअसल क्या होता है जैसे हम साइंस में बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, हाँ। ये वही फिनोमिना है। यस। क्योंकि रचयिता से सब आए हैं, एक कॉमन रचयिता से सब इसीलिए निकले बाबूजी हैं। कहते हैं ना कि परम शांति के वाइब्रेशन जब सभी पूरी दुनिया में जाएंगे तो एक साथ में आत्माएं जो है सब ये क्या होता जागेंगी। है जैसे चेन होती है, हाँ, चेन। जैसे नंबर 1 नंबर 2 हाँ, नंबर तो 3, ये। आप बापूजी की जागृति हो गई, आपकी होगी, आपकी होगी तो हाँ। हमारे जैसे आत्माओं की भी होगी। जैसे जैसे आप कहते थे ना कि मैं वीडियो बहुत सारी देखता था ताकि मैं बापूजी का पॉडकास्ट ले हाँ, सकूं या वीडियो हाँ, बना सकूं, हाँ। तो उसी टाइम मैं भी वीडियो देखता था। रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा जी ना। जी जी, उस टाइम मैं भी जैसे जैसे आप देखते होंगे ना, उस टाइम मैं भी देखता था, क्योंकि मेरा भी वही पाथ था। लेकिन क्या हुआ ना कि वो कनेक्शन थोड़ा मेरा लेट बना, हम्म। तो वही होता है कि मतलब इसलिए तो वो होता है ना कि परमात्मा हर कदम पे हमारा साथ देता है। वो ऐसा नहीं कि उसने आज दिया है, जब से हम पैदा हुए हैं उसने हर कदम पे माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों में हमारा साथ दिया है। वो चीज़ें हम जब ये ज्ञान को पूरा समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई, ये हमारा इंटरेस्ट ऐसा क्यों था। आपको बाबूजी का ज्ञान कब मिला? मैं भूल गया। जी जी, मैं जैसे मैं बताया तो मैंने 2000 यूँ लगा लो 22 के एंड में मैंने स्टार्ट अच्छा, किया, 22 के एंड में। क्योंकि लेकिन बेसिक चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 1.5 बचपन से साल के स्टार्ट कर दी। आसपास हो। जी हाँ, जी, नहीं वो तो समझ गया। बेसिक चीज़ें तो जी। मैंने स्टार्ट कर दी, तो क्या होना कि वो तो पिछले साल के प्रोग्राम में नहीं आ पाया। जी जी जी, उस टाइम तक मैं व्हाट्सएप से भी नहीं जुड़ा था। अच्छा। उस टाइम मेरा क्या था ना कि मेरे को पूरा ज्ञान चाहिए था। हाँ, मैंने बापूजी की वीडियो ऐसे नहीं कि समझ एक ही गया, दिन समझ में गया। देख दी। हाँ। बापूजी ने अगर कोई मेरे को पॉइंट नहीं आया ना समझ, हाँ। तो उसको वेरीफाई करने के लिए उस मैंने टॉपिक और के रिगार्डिंग और चाहे मेरे को 200 वीडियो देखनी पड़ो, मैंने देख ली। अच्छा, मेरे को ये था कि मतलब मतलब गहरी रिसर्च करी आप। हाँ, मतलब वो था ना कि जितना आप शायद वो जरूरी भी था, जरूरी है। क्योंकि जितना आप करेंगे उतना फिर आपको विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल। विश्वास बढ़ेगा क्योंकि बापूजी की जैसे मैंने कहा कि कुछ बातें बापूजी की थोड़ी हायर लेवल की हैं, जो हम्म। शायद हमारे वेदों में नहीं लिखी, या जो और जैसे हम जो हमने सुनते आए हैं जो लोगों से या किसी साधु संत से, तो कुछ बातें बापूजी की उनसे ऊपर की हैं। तो उन बातों को क्योंकि हमें विश्वास कब होगा, अब साइंस तो जैसे साइंस का प्रूफ तो मेरे पास था, अब उस सूक्ष्म जगत की मेरे पास इतनी नॉलेज थी नहीं, और क्योंकि बापूजी के पास तो बापूजी ने तो हर चीज़ के बारे में बताया है, तो वो क्या होता है ना कि जितना आप वेरीफाई करते हैं या जितना वो करते हैं, मतलब वो शायद वो उससे ज्ञान भी बढ़िया समझ आता है, जितना आप दूसरा और डाटा लेंगे। इसीलिए हम इतने एपिसोडों के अंदर यही चीज करते जी हैं जी, जो पर्सनली हम लाइव मेडिटेशन। हाँ, उससे क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप वेदों के बारे में जानते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, उससे उतना ज़्यादा बढ़िया ज्ञान समझ आता है। हाँ, एक और तो हमारे लिए समझाने के लिए आसान हो जाता हाँ, समझाने के लिए भी, और है, एक आत्मा के डेटा खुद बैंक तैयार हो जाता जी जी हाँ, वो खुद के समझने के लिए भी आसान है, होता है, आसान होता और उसकी वैल्यू भी है, क्योंकि जितना आप क्लियर सुनेंगे उतना ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ेगा। है। एग्जैक्टली। जितना आपको ज़्यादा समझ आएगा, वो शायद जरूरत भी है हमारी वेद की आत्माओं की, क्योंकि उनको एग्जैक्ट या जितना क्लियर हो सके उनको उतना एग्जैक्ट ज्ञान चाहिए, उसको हर लेवल का ज्ञान चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको, उसको परमात्मा के बारे में हर कुछ जानना है। अब भी मेरे अंदर कम से कम 1000% होंगे, लेकिन वही बात है ना कि क्योंकि वो हम शायद जब निराकार स्टेज में होंगे तब जान पाएंगे, क्योंकि साकार में हर चीज़ इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, बराबर। क्योंकि जितना अब निराकारी होगा, जैसे निराकारी अवस्था के बारे में है, हमने साइंस पढ़ ली तो कुछ नॉलेज तो होगी हमें, कुछ कनेक्शन तो होगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे वो है ना कि अब कुछ वीडियो में मान ले दोबारा भी बापू जी की मेरे सामने आ गई, हाँ। तो मेरा मन ऐसे करता है कि दोबारा देख लूं हर वीडियो, चाहे मैं 100 बार देखना चाहूँ, मेरा मन ऐसे करता है कि शायद जितनी बार मैं देखूंगा कुछ और पॉइंट जो मैं पहली बार ना समझ पाया या थोड़ा समझ पाया वो और एग्जैक्ट समझ आएगा, और जितना एग्जैक्ट समझ आता है ज्ञान उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट बड़ी जल्दी होती है। बड़ी जल्दी। वो जरूरत भी है शायद आत्मा की, क्योंकि उसको बिल्कुल 100% ज्ञान चाहिए, उसको पूरा ज्ञान चाहिए। जब तक वो कमी रहती है तब तक वो भी
उसकी शांति, परम शांति नहीं मिलती आत्मा को। सच में। जी जी, उसको इसलिए उसको पूरा ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान चाहिए। इसलिए भी अब कुछ भी विकार हमारे अंदर हैं, तो तब तक हम निराकारी अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक शायद बापूजी की जो कुछ बातें हैं, जो उन्होंने शायद नॉर्मल हमें लगी, जो आज के टाइम में हम ना समझ पाए, तो हो सकता है उस टाइम हमें समझ आए। बिल्कुल सही बात है। हम भी कई 20 साल पुरानी बातों को जी, आज जी। जाके समझते हैं। जी जी इतने साथ रहते हुए भी। जी जी। या कई बात तो अभी भी ऊपर से जाती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मेन, कि जितनी हमारी स्टेज या जितना ज्ञान हमारे रिफाइन होता जाता है, उतनी ज़्यादा बापूजी की बातें हमें समझ आती जाती हैं, और जितनी ज़्यादा समझ आएंगी उतना ही हमारे आत्मा का इम्प्रूवमेंट होती है, उतना ही उस आत्मा का लेवल बढ़ता है, उतना ही, क्योंकि उसको वो ज्ञान चाहिए, उसको पूरा ज्ञान चाहिए, उसको एक्यूरेट ज्ञान चाहिए। अगर वो ज्ञान में भी कमी है तो वो थोड़ा कनेक्शन उसका कमजोर होता ही है। अब जैसे जितना हम निराकारी परमात्मा के बारे में जान पाएंगे, उतना ही एग्जैक्ट हमारा योग लगेगा। हो सकता है जिस दिन हम, अब जैसे हमारे वेदास में है कि उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल तो है कि जैसे स्ट्रिंग है, उसके नीचे भी है। अब उसके हिसाब से जितना बापूजी ने बताया, हमें अपने हिसाब से समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्ट उससे क्या होता है ना कि हमें लगता है कि कितना, मतलब एक क्रिएशन है, मान लो एक यूनिवर्स ही है, उसमें क्या, जैसे हमारे वेदास में बताया कि एक यूनिवर्स भी है, तो यूनिवर्स जैसे स्ट्रिंग से बना है, हालांकि उसके नीचे भी कुछ लेवल हैं, स्ट्रिंग से भी छोटे छोटे 1-2 लेवल और हैं, लेकिन अगर आप जहाँ तक साइंस पहुंचे कि तो स्ट्रिंग तक मान लेते हैं कि स्ट्रिंग तक साइंस पहुंची है कि स्ट्रिंग से बना है, तो उन स्ट्रिंग्स को भी अगर आप देखो तो एक सिंगल एटम के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रिंग है, और उनका भी ऐसे है कि उनका भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। अगर उनमें से मान ले एक एटम में 1000 स्ट्रिंग है, अगर 999 होंगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, और उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कितना लाना है, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, कितना रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, वो भी क्रिएशन के टाइम डिसाइड हो जाता है। तो उसमें क्या था कि निराकारी ऐसा नहीं कि एक बार संकल्प कर दिया कि ब्रह्मांड बन गया, वो हर स्टेज पे अपना इनपुट देता है। मतलब वाह, मतलब हाँ, हर पल एक प्योरिटी की स्टेज बनती हाँ, है, क्योंकि अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में बनती जा रही क्योंकि क्रिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हाँ, हमें तो सिर्फ ये लगता नहीं कि एटम है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के लेवल पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि अब जैसे स्टार कैसे घूमेंगे, उसके लिए अलग स्ट्रिंग होती है उसके पास, उस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के कारण वो स्टार घूमेगा। स्ट्रिंग को आम भाषा में क्या कहेंगे? स्पंदन जैसे कहते हैं, हाँ, वाइब्रेशन है। ठीक है। तो वही, क्योंकि वो कितनी, हर स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है। अगर ग्रेविटी है तो उसके लिए अलग स्ट्रिंग है, अगर किसी में मोशन है, किसी में रिवोल्यूशन है, रोटेशन है, उसके लिए अलग स्ट्रिंग है। तो जो स्टार रोटेट कर रहा है उसके आउटर लेयर में वे स्ट्रिंग्स हैं, उन स्ट्रिंग की वजह से उसमें रोटेशन या रिवोल्यूशन की प्रॉपर्टी आई है। और जो जितना वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इतनी स्ट्रिंग होने चाहिए, ऐसे इनमें इतना अट्रैक्शन होना चाहिए, इतना रिपल्सन होना चाहिए, वो सारी क्रिएशन अगर आप समझेंगे ना तो वो बड़ी अद्भुत है। वो क्या है कि अब शायद हम थ्योरेटिकली पढ़ लें, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मेरे को बड़ा मजा आया, क्योंकि हमने वो है ना कि जो निराकारी दुनिया के बारे में वो हमारा वर्णन है उसमें, तो मतलब वो बिल्कुल जैसे मैथ तत्व हो, या उसके बाद मन कैसे बना, फिर अहंकार कैसे बना, तो वो बड़ा मजा आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस दिन इसको देखेंगे ना प्रैक्टिकल में, निराकारी अवस्था में, उस दिन हमें पता चलेगा कि क्रिएशन कितनी जबरदस्त है। अभी तो हमें ये स्थूल दुनिया ही दिख रही है। एक बात सुनिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, ये तो अभी तो बातें हवा में ही है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देख दे तो कितना विश्वास बढ़ जाएगा, जी जी जी, कितना मजा आ जाएगा उसको। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो स्थूल दुनिया है, ये तो मतलब 0.01% अच्छी जो हमें दिखती है या ब्यूटीफुल जो दिखती है, अगर हम बिल्कुल उस निराकारी एक सोलर सिस्टम की निराकारी स्टेज में भी चले जाए ना, और उसके बाद हम क्रिएशन देखें, तो हमें लगा कि परमात्मा की क्रिएशन कितनी अद्भुत है हर स्टेज पे। कि मतलब हम क्या हुआ ना कि हम मेरी भी इच्छा होती है कि मतलब निराकारी में फिर देखें कि मतलब क्या क्या कैसे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर चीज, चाहे एक टेबल है, चाहे एक दीवार है, कि कैसे वो स्ट्रिंग से, कितनी स्ट्रिंग से बनी है, क्या कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो एक अद्भुत ही दुनिया होगी। उसके बारे में तो एक तो वो होता है ना कि जैसे हम क्या होता है, जब बापूजी बताते हैं कि बेहद की दुनिया ऐसी है, वायुमंडल ऐसा है, पेड़ पौधे ऐसे रंग बिरंगे हैं,
वो तो हम स्थूल में ही अभी इमेजिन करते हैं कि स्थूल में अच्छा ऐसा पेड़ होगा तो रंग बिरंगा होगा। हो सकता है हम निराकारी स्टेज में जाए तो हम बिल्कुल उसकी बेसिक प्रॉपर्टी तक देख पाए कि एक पेड़ पौधे में कितनी स्ट्रिंग बनी है और कितना जबरदस्त इनपुट परमात्मा का उस पेड़ पौधे को बनाने में, एक सिंगल पेड़ को बनाने में कितना जबरदस्त इनपुट जैसे है। एक्सरे मशीन से अपने अंदर की चीजें दिखती जी है, जी जी, ये भी कितनी गजब की बात है ना। वही तो है ना। इसलिए तो निराकारी दुनिया का इधर सोच पाना बड़ा मुश्किल है। हम क्या सोचते हैं कि हम अगर बापूजी कुछ वेद की बात भी बताते हैं और दूसरे मल्टीवर्स की बताते हैं, हमारे पास क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ इस स्थूल दुनिया की है, तो इसी स्थूल दुनिया की जितनी हमारी इमेजिनेशन होती ना, उतना ही हम उसको उधर इमेजिन करते हैं कि चलो अगर ये ऐसा नहीं हो तो एलिमेंट थोड़ा चेंज होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन हम जैसे जैसे निराकारी स्टेज में जाएंगे तो एक एक डिटेल हमारे पास होगी। इसलिए तो बापू जी 100 वेद की 108 को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सूक्ष्म स्ट्रिंग की भी नॉलेज है कि अगर परिवर्तन करना है तो इस स्ट्रिंग कैसे, कितना इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके पास वो नॉलेज है। इसलिए उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है क्योंकि उनके पास बेसिक नॉलेज भी है। इसलिए वो, क्योंकि वो परफेक्ट कर सकती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप तो बहुत ही गहरी गहरी बातें में हमें लेके जा रहे हैं अपने साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। मन करता है और चर्चा करें और चर्चा करें। ये तो वेद ज्ञान की चर्चा, ये तो मतलब खत्म ही नहीं होती। जितना बापू जी कृपा हम पे बरसाएंगे वो उतनी अच्छा और रिफाइन होगा ज्ञान। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन हम निराकारी दुनिया का अनुभव करेंगे, पहली बार देखेंगे, शायद हमें ये लगेगा कि हमने तो कुछ अभी देखा ही नहीं है। जी। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं भाई जी के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट वे पे क्रिएशन के ऊपर बात करी थी, हमने वायुमंडल के ऊपर बात करी थी, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बात करी थी। अब हम वापस पार्ट 2 के अंदर बात करने वाले हैं क्रिएशन के ऊपर, जहाँ से हम अटके थे, जहाँ हम रुके थे। तो बताइए अमित जी, क्या कहना चाहिए। जैसे हम कह रहे थे सर निराकारी दुनिया के बारे में कि उसका बापू जी क्यों बोलते कि उसका वर्णन यहाँ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इमेजिन भी करेंगे तो स्थूल दुनिया के ही साथ करेंगे। हम उस बिल्कुल बेसिक लेवल पे, मैथ तत्व लेवल पे या स्ट्रिंग लेवल पे हम यहाँ अभी सोच नहीं सकते। और जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक शायद वो ज्ञान भी हम समझ नहीं सकते। हम बेसिक तो समझ लें कि ऐसा जीवन है कि सब अमर हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे जानवर हैं, लेकिन उस दुनिया के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा निराकारी नॉलेज भी हमें चाहिए, तब जाके वो ज्ञान हमको प्रॉपर्ली समझ आएगा। इसलिए शायद बापूजी अभी उस दुनिया के बारे में ज्यादा हमें बताते नहीं, क्योंकि अभी हमारी स्टेज क्या है कि अभी हम स्थूल में ही हैं। अभी तो हमें मतलब ना तो ज्यादा आकारी स्टेज के बारे में पता, और निराकारी का तो हमें नॉलेज है ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि निराकारी और जो साकारी है उसमें बहुत फर्क है। साकारी तो हम जो देखते हैं उससे निराकारी कहीं कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं कहीं ज़्यादा सिस्टमेटिक, कहीं कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती जाएगी, जब हम निराकारी, इसलिए तो बापू जी कह रहे हैं कि धीरे 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 एक लेवल क्रॉस करोगे, दूसरा क्रॉस करोगे, तो आपको धीरे धीरे नॉलेज आती जाएगी। यहाँ शायद बेहद का उस, या तो आपकी निराकारी स्टेज हो तो आप शायद उस नॉलेज को जान सके, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही आत्मा की प्योर निराकार स्टेज होगी ना, तब वो सारा कुछ देख पाएगी, तब वो पूरा क्रिएशन समझ पाएगी, और तभी वो परमात्मा की इस क्रिएशन की उसको वैल्यू पता चलेगी कि कितनी जबरदस्त क्रिएशन है, कि एक मल्टीवर्स, एक यूनिवर्स जो कि इतने पावर लॉस कर चुका है, वो भी कितना सिस्टमेटिकली चल रहा है। जो हमें लगता है कि मतलब इतना सिस्टमेटिकली नहीं है, लेकिन उसमें भी एक निराकारी का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो हमें लगता है ना कि निराकारी तो निर्गुण है या वो कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो उसका भी हर स्टेज के ऊपर, हर बेसिक स्टेज के ऊपर शायद जैसे जैसे दुनिया गिरती गई होगी तभी उनका इन्वॉल्वमेंट तो रहा ही होगा। जैसे पहले आकारी दुनिया थी, फिर साकारी में आई, तो जो साकारी दुनिया बनी उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था कि ये कैसी बननी चाहिए, इसमें क्या क्या एलिमेंट कंपोजिशन होगा, क्या क्या इसमें स्ट्रिंग आएंगी। तो ये तो हमारी परमात्मा की मतलब एग्जैक्ट हमें क्रिएशन का नॉलेज निराकारी स्टेज इसलिए मेन हमारे लिए, इसी यही परिवर्तन में हमारे काम आएगी, क्योंकि उससे क्या होना कि एग्जैक्ट नॉलेज हमें चाहिए। सिर्फ बेसिक नॉलेज से काम चलेगा नहीं, जितना एग्जैक्ट हम ले पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा मल्टीवर्स बनेगा, उतना ज़्यादा परिवर्तन
बढ़िया होगा। तो इसलिए निराकारी अवस्था ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन की प्रोसेस को कैसे समझते हैं आप? जी जी, परिवर्तन जैसे बापू जी का भी ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहा जी। कि पहले ऐसे बनेगा, पहले ऐसे बनेगा, तो धीरे धीरे कि अब जैसे ये है कि ये 100 कला का मल्टीवर्स रहेगा नहीं, तो कुछ आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलेगी, कुछ को मुक्ति मिलेगी। तो क्या कि मेरा विश्वास होता है, मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ कि अगर मेरा दिल ये कहता है कि ये होना चाहिए तो शायद उसके कुछ चांसेस हो जाते हैं। अगर मेरा दिल कह रहा है कि परमात्मा इतना दयालु है कि शायद वो सबको जीवन मुक्ति दे, तो शायद कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो, क्योंकि परिवर्तन अभी हुआ नहीं है। जब तक पूरा हो नहीं जाता तब तक हम कुछ एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि किसको जीवन मुक्ति मिलेगी या सबको जीवन मुक्ति मिलेगी या सबको मुक्ति मिलेगी। जब तक परिवर्तन कंप्लीट नहीं हो जाता, जिस दिन वो कंप्लीट होगा तब ही हम बता सकते हैं। लेकिन एक वो था ना कि हमारा विश्वास होता है या एक हमारे दिल की आवाज़ क्या होती है कि जब परमपिता परमात्मा इतने कष्ट उठा के इतनी दूर से हमारे लिए या इस धरती के लिए या इस मल्टीवर्स के लिए आए हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सबका एक चाहे अमीबा टाइप की आत्मा भी है, उसका भी वे जितना कल्याण हो सके उतना वो कल्याण करके जाएंगे। अगर कोई पॉसिबिलिटी उसको जीवन मुक्ति देने की है, चाहे वो कैसे भी निकले, चाहे मतलब चाहे कैसे भी उसकी, जैसे अब अमीबाई है, अब उसका हमें भी पता है कि एलिमेंट तो उसके पास बिल्कुल ऐसे हैं नहीं कि जो डिवाइन लाइट में या परम प्रकाश में 1 कला 10 कला उसमें शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये तो हमें भी पता है। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी है कि जैसे आज साइंस के होते हैं कि मेमोरी किसी की स्टोर कर ली या मेमोरी नहीं डाल दी, हो सकता है कुछ ऐसे प्रक्रिया हो सके कि उनकी मेमोरी सुपर एलिमेंट में डाल के उनको जीवन मुक्ति दी जा सके। वो तो बापूजी ने कहा था ना जी कि जी जैसे एक वीडियो में कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर यहाँ से ऊपर की दुनिया में लेके जाना है जी आपके जी। साथ, तो उसके ऊपर लाइट के लेयर्स लगाने पड़ेंगे ज्यादा, तब जाके हम वो ऊपर तो लेके जाएंगे। लेयर्स तो ऐसे ही ये अमीबा हो या कोई भी हो, जी जी, उसको और लाइट दे के पावरफुल बना के उसको। शायद अगर हाँ। या तो उसकी सारी मेमोरी ही अलग एलिमेंट में ट्रांसफर कर दी जाए, हाँ। फिर उसकी मेमोरी कुछ, क्योंकि ये क्या ना कि हम तो बहुत छोटे हैं परमात्मा के सामने। हम्म। हम हमारा अगर कोई विचार आ रहा तो परमात्मा उसको 1 सेकंड के अंदर हम्म। उसको प्रैक्टिकल में कर सकता है। सच है। शायद वो हो सकता है कि हमारे अंदर वो विचार डालता है, वो इसलिए तो है देखो, कि हाँ, संकल्प मात्र से सब कुछ जी पॉसिबल जी है जी उनके लिए। उनको कुछ नया दिमाग लगाना ही नहीं है कि जी उन्होंने सिर्फ सोचना है जी कि मुझे इसके लिए करना है, बात खत्म हो जी। गया। हाँ, तो वही तो है ना कि वो अगर हमारे अंदर जैसे कहते हैं ना कि कुछ आप संकल्प करोगे तो वो सिद्ध भी हो सकता है। अगर हम कुछ सोच पा रहे हैं तो हो सकता है वो प्रैक्टिकल में पॉसिबल भी हम्म। हो सकता है शायद वो हो भी जाए। हम्म। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक परिवर्तन हो नहीं जाता तब तक हमें हर प्रकार की उम्मीद रखनी है। हम्म। इसलिए हर एक चाहे ये बहुत सही और जी बहुत सुपर बात है। जी जी, उम्मीद नहीं खोनी। क्योंकि परमात्मा को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। अगर हम यहाँ बिल्कुल। बैठ के एक अमीबा के लिए बात कर रहे हैं हम्म। तो परमात्मा तो परमपिता है, वो तो सबका भला करेगा। तो जब तक परिवर्तन हो नहीं जाता, हमें चाहे कितना भी नेगेटिविटी आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें परमात्मा पे विश्वास रखना कि सबका भला होगा। बिल्कुल। जैसे आज हम देखते हैं कि कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितने सारे यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। आजकल तो क्या हुआ कि पहले तो हम क्या था कि सिर्फ नासा जैसी एजेंसी है, उन्हीं की फुटेज के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, डिपेंड थे। जो उन्होंने दे दी वही हमने वही मान ली। परम सत्य। लेकिन आजकल क्या हो कि एक आम आदमी भी जो इस फील्ड में है, कुछ जैसे यूट्यूबर लोग हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग रील बनाते हैं, उनके पास हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप टाइप के कैमरा हैं। कौन से? हाई रिजोल्यूशन, अच्छा, हाई जी जी, रिजोल्यूशन हाई एचडी। रिजोल्यूशन टेलीस्कोप टाइप के उनके पास लेंसेज होते हैं ओके। जो दूसरे स्टार तक जूम कर देते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं रील देखता हूँ एलियंस की या ऐसी, तो आपने कभी ऐसे देखा है? ऐसे जी जी जी, टेलीस्कोप से ऐसे कुछ मैंने खुद तो नहीं देखा, छोटे लेकिन क्या मोटे? कि रील्स में क्या होता है कि वो अच्छा। उसके टेलीस्कोप के आगे कैमरा लगा देंगे तो ऐसी फुटेज आ जाएगी हमारे पास, अच्छा। जो टेलीस्कोप से दिख रहा ना वही हाँ। फुटेज हमें उसमें दिख जाएगी मोबाइल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब क्या होगी, लोग बड़े वो होना कि जागरूक तो है, होशियार उत्सुक हो भी गए। हैं। हाँ हाँ, बहुत जी उत्सुक है। जी, क्योंकि अब क्या होना कि जब तक वो इस ज्ञान में नहीं आता तब तक वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। हाँ। उनको जुड़ तो है वो लेकिन बस वो ना कि यहाँ तक नहीं आ पाए वो। तो उनमें एलियन के प्रति भी उत्सुकता है, उनके अंदर दूसरे प्लेनेट हर हर चीज के लिए उनमें है।
तो जैसे हम उनकी रील देखते हैं तो मतलब उस रील में भी वे दिखा रहे हैं कि कैसे, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था कि एक प्लेनेट के ऊपर उसने ऐसे दिखाया कि एक एलियन ने अटैक कर दिया और वो उसकी एनर्जी ले रहा है। अच्छा। हो सकता है चाहे वो एडिटेड भी हो, लेकिन टेक्निकली वो बापूजी के ज्ञान से कितना मिलता है वो, कि जैसे बापूजी कह रहे थे कि प्रतिपल इतने ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, एलियन इतना अटैक कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसी ऐसी 100 वीडियो देखते हैं, अगर चाहे उसने एडिटिंग भी लगाया, तो अगर उसके अंदर दिमाग के अंदर ये विचार भी आया कि ऐसी मैं वीडियो बनाऊं, या तो रियल है तो बड़ी कमाल की बात है, और अगर बेसिक उसने एडिट भी करके बनाया तो वो विचार उसके अंदर कैसे आया, विचार भी तो बड़ी बात है ना। तो इसलिए ये है ना कि आजकल वही तो कह रहा हूँ, इसलिए हमें इस ज्ञान की वैल्यू ये है कि बहुत सारी चीजें हमें अब प्रैक्टिकल में दिखने लग गई हैं, जो शायद हम पहले मानते भी नहीं। जो बापू जी ने बात बताई, वो पहले हम विश्वास करते भी नहीं कि एलियन ऐसे होते हैं, कि अब एलियन के भी जैसे कुछ चैनल हैं जो हर प्रकार के, कि समुद्र के अंदर एलियन ऐसे चला गया, इवन पहाड़ों के अंदर भी एक जो स्थूल विमान भी मैंने देखे कि पहाड़ों के अंदर फुटेज में, जो कि कमाल की बात है कि लावा के अंदर भी, क्योंकि कुछ चैनल क्या डेडिकेटेड इन्हीं चीजों के लिए हैं कि एलियन के, तो एलियन की फुटेज उसने डाल रखी हैं। तो ये मतलब कमाल की बात है कि वो बंदा, उसका इंटरेस्ट इतना है और उसके पास वो फुटेज कैसे आई। तो मतलब हमें जागृति के लिए बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं कि आप प्रूफ बहुत सारे हैं आज के टाइम में। जी जी, तो उससे क्या होना कि वेद के ज्ञान से हम उसको टैली कर सकते हैं कि जो बापू जी बता रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल में ऐसा होता है या नहीं। बराबर जी, पूरा निराकरी तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी साइंस उतना डेवलप नहीं हुई है, शायद इसलिए इस ज्ञान से अभी थोड़ा कम लोग जुड़े हैं। जैसे हम, मैं भी कभी दूसरों को ऐसा समझाता हूँ, तो कुछ लोग जिन्होंने साइंस पढ़ी है तो इस निराकारी दुनिया या सूक्ष्म जगत के बारे में वो मानते ही नहीं, वो विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। जी, उनको मतलब जिस बंदे ने फिजिक्स पे पढ़ी है उसको समझाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सूक्ष्म दुनिया भी है, कि सूक्ष्म में भी दुनिया हो सकती है। वो तो जी पता है, जैसे मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने जी बहुत जी सारे जी। प्रूफ देखे, तब जाके मुझे वो यकीन क्या होता है आया। सर, हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि दिखता तो हमें ही प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जब हम इतना सारा डाटा लेते हैं तो वो हमारी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसको वो बाहर निकालता है। हम अगर 100 वीडियो, अगर भूत प्रेत की, जैसे आपने टीबी जोशुआ की वीडियो आप बोलते हैं, तो हम जब देखते जाते हैं तो हमें वो पता चलता जाता है कि ये सच है, तो वो अंदर से हमारे आता जाता है। इसलिए क्योंकि जितना, वही पैटर्न, वही बिहेवियर हर धर्म में दिखता है। इस्लाम जी जी, धर्म के भूत आते हैं तो भी वो करते हैं, भारत में आते हैं तो भी करते हैं, क्रिश्चियन तो में आते हैं तो भी बात करते हैं। बात सिर्फ पैटर्न की नहीं है, तो हमें क्या लगता है ना कि हर चीज जोड़ नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई बंदा 1000 वीडियो मतलब डाल रहा एक है, कॉमन सेंस की। जी जी, तो या तो ये दुनिया एग्जिस्ट करती करती है, अगर किसी बंदे ने 1000 वीडियो भूत प्रेत पे या इस टाइप की डाल दी, तो फिर क्या होता है ना कि जब हम ये चीजें देख लेते हैं, एक स्टेज होते हैं तो हम अपना एंकर छोड़ देते हैं। जब हम अपना एंकर छोड़ देते हैं ना, तब ये चीजें फ्लो इन करनी शुरू हो जाती हैं, ये सारा डाटा, तब हमें विश्वास आने लगता है। जब तक हम, कि हमने जो सीखा है, या हमने जो किसी भी, हम किसी पंथ में गए या किसी भी बाबा जी के पास हम गए, उन्होंने जो बताया, हमारी आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हम एक चीज को फॉलो करते हैं, और जो उस भी धर्म की या उस पंथ की या उस गुरु की जो टीचिंग है उससे बाहर हम निकलना नहीं चाहते। कि अगर उन्होंने ये बता दिया कि इसमें आत्मा, अगर जानवर में आत्मा नहीं होती, तो वो कभी मानेंगे ही नहीं। वो ये अगर हम बोलेंगे तो वो ऐसे नहीं करें कि हम रिसर्च करें कि अगर इसने ये बोला तो प्रूफ क्या है, या हमको वो कि वो उस बंधन तक रहते हैं वो, और जब तक आप उस बंधन से ऊपर नहीं जाएंगे ना, तब तक आपके लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग अपने धर्म मत या संप्रदाय से ऊपर नहीं उठते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वही परम सत्य है। ठीक है, आपने एक शिव का ज्ञान लिया है, एक महाशिव का ज्ञान लिया, या आपने जिस भी गुरु का ज्ञान लिया, तो उतना आप ले लो, जितना आप प्राप्ति करना चाहते हो उनसे प्राप्ति करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो भी तो देखना कि उनके पास ज्ञान किस लेवल तक का है, उससे ऊपर का भी आपको सीख लो, हो सकता है आपका और कल्याण हो जाए। जैसे हम हर मंदिर में चले जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में चले जाते हैं, माता पार्वती या और माता सती या और भी विष्णु जी के मंदिर में भी, हम हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं, हम हर परमात्मा के पास जाते हैं।
ऐसे ही हमें हर लेवल का ज्ञान सुनना चाहिए। हर गुरु का हमें एक से बंधन में नहीं रहना चाहिए। बराबर। जी, जितना हम डाइवर्स होंगे उतना हमारा इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी होगी और उतनी बेटर होगी। इसलिए जितना जितना ज्ञान लो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जितने गुरु हों या चाहे साइंस हो, तो जितना अगर आप ले सकें उतना डाइवर्सिफाई करें अपने नॉलेज को। जैसे परिवर्तन की हम बात कर रहे थे कि भाई परिवर्तन की प्रोसेस को समझने में हमें क्या क्या ऐसे तर्क है जो आसानी से हम परिवर्तन को समझ पाए। ये तो क्या होना कि क्योंकि ये हमारी जैसे वो होता है ना, एक होता है इंटेलेक्ट, एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी आपकी दिल की आत्मा की आवाज क्या कह रही है। एक होता है आपका दिमाग क्या कह रहा है। दिमाग से तो हम जितना बापू जी ने बताया, जितना हमें ऊपरी तौर पर समझ आया, दिमाग से हम उस तरह सोचेंगे। लेकिन हमारा दिल जो कह रहा है ना कि सबको जीवन मुक्ति मिलनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए, कि क्योंकि हमारा क्या होना कि जैसे आज सरकारें हैं तो सरकार में कुछ डेमोक्रेसी है तो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही हर आत्मा का फंडामेंटल राइट होना चाहिए परम शांति। चाहे वो किसी भी यूनिवर्स में हो, किसी भी मल्टीवर्स में हो, ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि उसको परम शांति तो उसका फंडामेंटल राइट है। सही है। चाहे वो परमात्मा को माने ना माने, परमात्मा का ध्यान करे ना करे, क्रिएशन ऐसी होनी चाहिए कि एक परम शांति उसका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तब ही वो मतलब सबसे ज्यादा बेटर होगा वो, उसमें हर आत्मा का कल्याण होगा। जी जी, क्योंकि वो बेसिक ही हो जाएगा, बेसिक रूल ही हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं आप। और हमें और भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि आप किस तरीके का परिवर्तन जो है पर्सनल लेवल पे चाहते हैं। जी जी जी, जैसे बहुत सारी भविष्यवाणियां आज हो रही हैं 2026-27 की रिगार्डिंग कि विनाश होगा, ये होगा। तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं चाहता हूँ कि देखो परिवर्तन तो इनएविटेबल है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो होगा, वो जरूरत भी है। क्योंकि देखो आप कितने सारी गैलेक्सी खत्म हो रही हैं, तो वो आत्मा कितनी तड़प रही हैं। हम अपने सुख के लिए और डिले करें वो भी गलत है, क्योंकि वो आत्मा भी परमात्मा के भरोसे बैठी हैं जो उस गैलेक्सी में जो खत्म हो रही हैं, उनकी हालत कितनी खराब होगी। अच्छा। जी जी, तो परिवर्तन तो जितना जल्दी हो उतना बेटर है, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये हर किसी का फायदे के लिए है। और दूसरा जैसे प्रोसेस की तो चाहे विनाश से हो या परम शांति के वाइब्रेशन से हो, लेकिन अगर मान ले विनाश भी होता है तो परमात्मा हर किसी आत्मा को उस दुख दर्द से बचाए जो वो विनाश के अंदर अगर होगा तो वो उसको गुजरना ना पड़े। जैसे बापू जी ने कहा ना कि सेकंड के 1000वें भाग में वेद की आत्माओं को हेल्पलाइन मिलेगी। तो अगर आपको उनको जीवन मुक्ति देनी है या मुक्ति देनी है तो वो उनको भी वो हेल्पलाइन दे के तब उनका कल्याण किया जाए। क्योंकि ये बहुत समय हो गया ये विनाश ये सब कुछ देखते हुए, क्योंकि काल अग्नि आ रही है, कुछ आ रही है, तो हर युग में होता ही रहा है, युग बदलते रहे हैं, तो अब जो परिवर्तन हो तो मेरा पर्सनल ये है कि सबको परम शांति से परिवर्तन हो। जी 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 जी, क्योंकि वो अगर परमात्मा, क्योंकि ये परिवर्तन परमात्मा कर रहे हैं, ये परिवर्तन कोई एक सोलर सिस्टम के मालिक या एक यूनिवर्स के मालिक नहीं कर रहे। सही बात। ये परिवर्तन खुद परम पिता परमात्मा यहाँ पर आके जब उन्होंने इतने कष्ट उठाए हैं और बेहद की आत्माओं ने भी इतने कष्ट उठाए हैं, तो सबका भला हो, सब खुशी खुशी हो, तभी हमें भी अगर हम बेहद की बरमान में जाएंगे तो हमें भी वो होगा ना कि हम भी कुछ बढ़िया करके आए। जी, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारी अगर सिर्फ हमें पावर मिले या हम परम शांति में रहें वो जरूरी नहीं है, सबका। जी जी, सबका भला हो, क्योंकि तभी हमारा यहाँ आना सफल होगा, वरना हमारे यहाँ आने की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि हम तो बेहद की आत्मा तो वैसे भी महान ही है, उनका तो वैसे भी कल्याण होना है। तो हमारा अगर परिवर्तन में हम जो कर सकते हैं तो वो हम पर प्रार्थना कर सकते हैं कि सबके लिए परम शांति, सबका परम शांति से परिवर्तन हो, जीवन मुक्ति हो या मुक्ति हो, वो तो परम पिता परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो भी परिवर्तन हो चाहे कैसे भी हो, सबको परम शांति से ही परिवर्तन हो। ये किसी का कर्म बंधन है या किसी के नेगेटिव वो हैं, हम सबको बुला दें, जो हुआ सो हुआ। इसमें शायद उनकी भी गलती नहीं है उन आत्माओं की, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था। हम भी अगर जब तक हम ज्ञान में नहीं आते तब तक हमें भी नहीं पता था। तो अब हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है क्योंकि हमें पता है कि इतना आसान नहीं है
ये सारी चीज़ें समझ जाना। और अगर आप समझ भी लें तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि बंदा उससे निकल पाए। बिना परमात्मा की मदद के मैं भी आज यहाँ नहीं बैठा होता। शायद हर स्टेज पे भगवान ने मदद की है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो आत्मा जिसको शायद एक पल भी ना मिली हो, तो वो कितना अपना कल्याण कर पाएगी। इसलिए सबको परम शांति से सबका परिवर्तन हो, और शायद अगर हो सके तो सबको जीवन मुक्ति मिले। तो इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली पार्ट 2 में हम आगे बढ़ा देंगे जी, इसको, क्योंकि बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जी सर। पहले तो हमने कॉमन सी बातें करी, जी, लेकिन जी। ज्ञान तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया ये तो। जी जी सर। तो इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और भाई जी अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने नॉलेज से अपने विचारों को और दुनिया तक पहुंचाया, और ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो सभी दिव्य आत्माओं से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे लिखिए, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। डेली रात को 10 से 11 रात को लाइव मेडिटेशन में करवाता हूँ बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बेहद की परम महाशांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।